नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द रेड माइक में। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या हमारे पास विकसित देश, अमीर देश बनने के लिए अब सिर्फ 33 साल बचे हैं? आप जानते हैं कि सरकार अपने आप को कुछ एम्बिशियस टारगेट्स देती है 2047 तक, जो कि 33 साल से भी कम है। हम लोगों को डेवलप्ड नेशन बन जाना है। तो ये तो आप बोल दीजिए, लेकिन उसमें एक सवाल ये पूछा जाएगा ना कि बनेंगे कैसे? मैं मन में ये सोच लूं कि मैं कल ही विकसित हो जाऊं, लेकिन होऊंगा नहीं ना। अपनी भी कुछ सीमाएं होंगी। तो ऐसे में ये जो मैकिन्जी की एक नई रिपोर्ट आई है, वो ये बताती है कि इसका हमारी पॉपुलेशन से लेना देना बहुत है। दरअसल हमारी देश की आबादी, जो एक समस्या की तरह देखी गई है अब तक, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई है, वो अभी फिलहाल यंग है। वी आर अमंग द यंगर नेशंस। मतलब हमारे यहाँ काम करने वाले लोग, जो उस एज ग्रुप के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन क्या हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा रहे हैं, या ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बनता जा रहा है और हम वो मौका खो रहे हैं? मैकेंजी की इस रिपोर्ट का यह कहना है कि आज से 33 साल बाद हम भी वहीं होंगे जहां बहुत सारे विकसित देश हैं, आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि उनको भी एक एजिंग पॉपुलेशन से डील करना पड़ेगा। आपका हेल्थ का बर्डन और बढ़ेगा और काम करने वाले लोग कम होते चले जाएंगे। तो क्या हम इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूनम मुत्रेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से पूनम जी जुड़ी हुई हैं। अक्सर इन मुद्दों पर, खास तौर से आबादी संबंधित मुद्दों पर, बहुत गंभीरता से अपना मत प्रस्तुत करती आई हैं। पूनम जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है, जब आप इन सब चीजों को देख रही होंगी, तो ये आंकड़े आपके लिए नए नहीं हैं और अचंभित कर देने वाले नहीं हैं। आपको पता ही होगा कि अ, आबादी हमारी किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, अगर आप दर्शकों के सुविधा के लिए ये बता दें कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली, कब तक हमारी आबादी बढ़ती रहेगी और कब जाकर के फिर वो घटनी शुरू हो जाएगी? तो हिंदी में मैं बहुत अच्छा नहीं बोलती और संकेत के साथ बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो आपकी मैं भी बहुत थोड़ा अच्छी थोड़ा है। इंग्लिश में बोलूंगी। नहीं नहीं, अच्छी बिल्कुल। नहीं है। मैं पहले 2 सेंटेंसेस इम्प्रेस करने के लिए हैं। हाँ। तो इंडिया का जो पिछले 50 साल और अगले 100 साल और उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो हमारी देश को शेप करेगा इकोनॉमिकली और सोशली, वो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। और हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मेरे को खुशी है कि आज हम बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पे हैं, किंतु हमने ये बहुत अच्छी तरह धीरे धीरे बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम यहाँ पहुंचे हैं। तो इसलिए हमारे पास समय भी है। अगले 33 इयर्स हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा है, लार्ज यूथ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बिटवीन 10 एंड 24, 1/3 यूथ है। इसका मतलब कि हमारे पास लोग हैं जो इंडिया में, केवल इंडिया में नहीं, बाहर देशों में जहां आबादी बहुत घट रही है और एक मुमकिन है कि काफी डिक्लाइन और भी होगा, तो हमारे देश में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। पर हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम रिकग्नाइज नहीं कर पाए हैं। दूसरा, जो हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, वो हमारे को हमेशा मालूम था कि इंडिया पॉपुलेशन विल रीच रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2022। पर ये जो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, फिर भी सरकार इन्हें अच्छी तरह एनालाइज करके अपनी नीतियां नहीं बना पाई है। क्योंकि मैं समझती हूँ 2 या 3 कारण हैं। एक तो हम आंकड़ों को के ऊपर पॉलिटिक्स ज्यादा करे हैं। जो हमारे पॉपुलेशन के आंकड़े हैं, एक ये फियर जो मैल्थूस ने शुरू किया था इंडिया में, तो अभी तक
हैरान है लोग कि कैसे हमारी आबादी कम हो रही है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास हो गया था कि हम एक पॉपुलेशन बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक समुदाय की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जबकि वो एकदम गलत है। इनफैक्ट इम्प्रेशन तो ये दिया जा रहा था बहुत से मीडिया और पॉलिटिकल सोर्सेस से कि इंडिया की पॉपुलेशन 50% एक ही समुदाय की है, जो हो नहीं सकता, आगे के 300 साल में नहीं हो सकता, किंतु एक विश्वास पैदा हो रहा था। तो इसलिए अगर हम गलत सोच करेंगे, आंकड़ों को मिस इंटरप्रेट करेंगे, तो हमारे को समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली इंडिया इज अचीव्ड। हमारी अचीवमेंट, आई एज एन इंडियन, आई एम वेरी प्राउड इन वन फील्ड कि हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन काफी अच्छे स्तर पे हुआ है। पर एक चीज है कि नॉर्थ साउथ में बहुत डिफरेंस है, और हम ये नहीं रिकग्नाइज कर रहे कि हमें साउथ से क्या सीखना है। साउथ में इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन गुड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सिस्टम्स अच्छे होंगे तो फैमिली प्रोग्राम अच्छा होगा। किंतु नॉर्थ में अगर हम जाएं, यूपी बिहार, वहां पे एजुकेशन लेवल्स आर लो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुअर। ये सब अगर हम वहां भी करते नॉर्थ में, तो साउथ के जैसे पूरा देश प्रगति करता इस में। अब हम इस स्थिति में हैं कि हमारे पास 33 साल हैं टू यूज द डेमोग्राफिक डिविडेंड, पर हम नहीं कर रहे हैं। हम रिकग्नाइज कर गए हैं कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हम में से कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जो रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि ये विंडो है, ये हमेशा नहीं रहेगा अगर हम अपने यूथ में इन्वेस्ट नहीं करें। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि जो बहुत वरिंग है कि ओनली 6% ऑफ इंडियन यंग पीपल हैव द स्किल्स जो मार्केट में हमारी उन्नति के लिए, इकोनॉमिक, उनकी अपनी जॉब्स के लिए और इकोनॉमिक उन्नति के लिए उनके पास स्किल्स हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हमें फायर फाइटिंग करनी होगी कि हम स्किल्स डेवलप करें। दूसरा, हमारी एजिंग पॉपुलेशन अभी 10% है, पर 10 साल में 20% होगी और आगे जाके ये बढ़ती जाएगी 9%। और हमारी जो कंजम्पशन है, ग्लोबल कंजम्पशन 9% है कंपेयर टू द ग्लोबल कंजम्पशन। तो हमारी कंजम्पशन भी नीचे हो रही है, इसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा। ये सब क्यों हो रहा है और लोग 2 बच्चे या 2 बच्चे से कम क्यों चाहते हैं, हम ये सब समझ जाएं तो हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। पूनम जी, ये आपने नॉर्थ साउथ की बात की, उस पर अभी थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि उसमें एक बड़ी अजीब टाइप की चर्चा शुरू हो गई है कि साउथ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि और बच्चे पैदा करो। एक कहता है 16 बच्चे पैदा करो, दूसरे कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी अगर 2 से ज्यादा नहीं हुए। तो ये तरीका क्या सही है या नहीं, उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन पहले तो ये जो 33 साल की विंडो है, देखिए, हम पिछले करीब 1 दशक से 1.5 दशक से ये बात सुन रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि अब इसकी शुद्ध हिंदी तो मुझे नहीं आती, रहने देते हैं, लेकिन आपकी आबादी की उम्र कम है, यानी कि ये वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि आप काम करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं और विकसित होने में आप सहयोग दे सकते हैं। बुजुर्ग से आप ये कल्पना नहीं करेंगे ना, उनको तो आपको सहारा देना पड़ेगा। तो ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है कि इनसे देश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि इस बात का एहसास हमको कब हुआ था कि ये हमारा यूथ हमें आगे लेकर के जाएगा, और हम कितने साल से बस इसी बात पर बैठे हुए हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं? तो मैं कहूंगी कि 20 साल पहले ये आंकड़े आने शुरू हो गए थे और पूरे विश्व में ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है,
क्योंकि इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है एंड बिकॉज हमारा यूथ बल्ज है, जिसको हम अगर ठीक से समझाए कि हमारी पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव एज पे और या यंग पॉपुलेशन इतनी है कि बच्चे पैदा होते रहेंगे, जबकि हमारे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन है, बट वी विल कंटिन्यू टू हैव पॉपुलेशन बल्ज होगा हमारा, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। तो पूरे विश्व में बातें शुरू हो गई थी कि इंडिया, इनफैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत फेथ था, इंटरेस्ट था कि यहाँ की बड़ी पॉपुलेशन, एक तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी, दूसरा कंजम्पशन, इसीलिए मैंने कंजम्पशन का सवाल शुरू में ही उठा दिया कि हमारी कंजम्पशन, द वर्ल्ड वाज एक्सपेक्टिंग कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट होगी जिसमें कंजम्पशन इंक्रीज होगा, पर हम कंजम्पशन पे भी थोड़ा वी आर अ लिटिल बिहाइंड और गेटिंग स्टक। सो इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में वी डिड नॉट सी इट एज अ विंडो। इंडिया में पॉलिसी मेकर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो कहते रह गए कि इंडिया के पास तो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है, पर विंडो है और कभी खत्म हो जाएगी। हमने उसके ऊपर ज्यादा एनालिसिस काम नहीं किया। We have set up missions, but just setting up skill missions does not help. You have to, आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे नौकरियां हैं, किस सेक्टर में है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मैंने बहुत बार जो स्किल डेवलपमेंट के हेड थे, नाम की लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें कहा देखिए हेल्थ में कितनी शॉर्टेज है, हमारे पास नर्सेज नहीं है, 40% डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, 45% नर्सेज की शॉर्टेज है, हम क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट करते? हमने नहीं किया, उल्टा हमने नीट का सारा वो जो अभी हमने देखा पिछले 4-5 साल और मेस क्रिएट कर दिया नीट को लेके, जो एग्जामिनेशन है मेडिकल कॉलेजेस के। What stops us from setting up medical colleges? What stops us from setting up nursing colleges? उसके दो फायदे, एक तो नौकरियां मिलेंगी, दूसरा वो मिलेगा हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हेल्थ के लिए। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो स्किल डेवलपमेंट है, हमारे पास शॉर्टेजेस हैं। जैसे आज आप कल रघुराम जी भी किसी शो में कह रहे थे कि एक प्लम्बर मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया में ट्रेन। हम क्यों नहीं प्लम्बिंग में कर सकते ट्रेनिंग? हम क्यों नहीं, जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसमें इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम उसके लिए क्यों नहीं ट्रेन कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को? मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकती हूँ। नहीं, पर पूनम जी, इसीलिए तो स्किल, ये जो गैप है, इसी को कम करने के लिए तो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय आया, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स बने, कि जैसी जैसी नौकरी है उस नौकरी के हिसाब से लोगों को तैयार करना, कि ये जरूरत है और ये आदमी है जो इसको पूरा कर सकता है। तो ये सोच तो थी ना 10 साल पहले स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाने की, गड़बड़ कहां हो गई? देखिए, हम बहुत स्कीमिंग सोसाइटी हैं, हम स्कीम्स बना लेते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम ना तो मॉनिटर करते हैं ना इवैल्यूएट करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, अगर आप चाइना में देखें, चाइना में वो पायलट करते हैं, पहले पायलट की इवैल्यूएशन करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, जो खामियां रह गई उसको करेक्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्राम में ये जरूरी है। हमने बिल्कुल नहीं इवैल्यूएट किया। आज आप आंकड़े, आप किसी से पूछिए कितने लोगों की स्किल डेवलपमेंट हुई है और किस एरिया में, आपको कोई जवाब ये नहीं दे पाएगा। मैंने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स तक से पूछा है, उनके पास जवाब नहीं है, तो अब मैं आपको क्या बताऊं? तो हमने सीरियसली नहीं लिया है। और मतलब ये जो स्किल, पूनम जी, ये जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो ये काम करना चाहती थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हमारा यूथ ट्रेन हो जाए, स्किल हो जाए और उसके बाद फिर रोजगार उसको मिल जाए और देश आगे बढ़े। आपका ये कहना है कि इरादा नेक था 10 साल पहले, लेकिन अभी आपकी अपनी स्कीम को आप सफल नहीं बना पाए, अहले ज़बां ये स्कीम फ्लॉप हो गई। बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट, बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि प्राइवेट सेक्टर ने फिर भी, जैसे एनआईटी है,
उन्होंने फिर भी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग बहुत से लोगों को दी है, थैंक्स टू द प्राइवेट सेक्टर। पर हमारा जो गवर्नमेंट में है, यू नो, ये जो स्कीम, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा इंटर्नशिप करते हैं, हमारे यहाँ 2% जो हमारी कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को 2% कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सेक्टर बोले हैं, हम उनको कहें वही 2% आप वो करिएगा, ट्रेनिंग ऑफ पीपल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बट मॉनिटर इट कि उसके बाद जॉब्स मिल रही हैं कि नहीं। ऑल्सो वी हैव बी आइडेंटिफाइड, आपने कहीं देखा है संकेत, कहीं आइडेंटिफाई किया है विच आर द ग्रोथ सेक्टर्स, विच आर द 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स जिनमें हम स्किल्स डेवलपमेंट करें। हम ऐसे कैसे प्लानिंग कर सकते हैं विदाउट नोइंग what the markets will be 10 years from now, 5 years from now? तो हमें ये सीरियसली, ये बहुत सीरियस काम है। ये नहीं किया हम लोगों ने, नहीं किया हमने। एक बार 92 में नाबार्ड ने रिपोर्ट करी थी विच इज द फास्टेस्ट नॉन फार्म ग्रोइंग सेक्टर, और मैं ये रिपोर्ट में प्रेजेंट थी जब ये विजय महाजन और एक विश्वजीत सेन ने करी थी नाबार्ड के लिए। उसको भी यूज नहीं किया, और मैं कहती रहती हूँ वो मॉडल है, ये रिपोर्ट करनी चाहिए हमको। फिर उसमें वी शुड गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड से इन एरियाज में ट्रेनिंग दीजिए। अरे मैं तो हैरान हूं कि इंडिया में डेटा था कि ओनली 4% पीपल आर स्किल्ड। जेएनयू के 2 इकोनॉमिक प्रोफेसर जयति घोष, सीपी चंद्रशेखर ने ये रिपोर्ट 20 साल पहले करी थी, जिसमें इट केम आउट सिर्फ 4% ऑफ इंडियन यंग पीपल आर स्किल्ड फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट विल ओपन अप इन इंडिया। We didn't take it seriously. अभी 6% है. But you see, unemployment is not as a result only of jobs not being available. It is a result of skills not being available to our people, which we could have easily done. मैं आपको एक और बताती हूँ, हमारे यहाँ कितने skills हैं for artisans. We have the पूरे वर्ल्ड में जितने skills होंगे उससे डबल इंडिया में है. China has captured the handicraft market of the world, but India, with all our skills, we have not invested कि जो skilled artisans हैं उनके skills upgrade करें, उनको technology दें कि वो markets अपनी expand करें in online. देखिए हमारे इंडियन डिजाइनर्स बहुत अप्रिशिएट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब कल एक बहुत बढ़िया साड़ी किसी ने पहनी इंडियन क्राफ्ट की इन ट्रम्प्स इनॉग्रेशन, अरे भैया, इंडिया कैन बी द इन जस्ट क्राफ्ट स्किल प्रोडक्ट्स मेड यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स, but no one talks about the handicraft sector. We have numbers, how many people are there. We can export, we can import, we can have a domestic market, construction industry mein, but we are just letting the sectors of powerloom and all take over the handloom sector. We are not taking it seriously. हमारे पर जो skills हैं वो भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, और आर्टिजन्स ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मतलब जो है वो हमने उसको हुनर को आगे बढ़ाया नहीं, और हमने बहुत विस्तार नहीं किया स्किल्स का, कला का, और उसके बाद नौकरी जो होगी वो चाहती है एक, अब जाहिर सी बात है, आप कोई आदमी बेरोजगार है, मेरे घर में एक काम है, लेकिन क्या वो आदमी या वो महिला वो काम करने के लिए उनको वो प्रशिक्षण है? नहीं. तो ऐसे में काम होते हुए भी आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे. इसी वजह से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आई. बहुत बहुत अच्छे से समझाया आपने पूनम जी. लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, एक मंत्रालय तक बना देने के बाद, जैसे कि आप बता रही हैं वो मंत्रालय अपना मकसद ही पूरा नहीं कर पाया है, ऐसे में अब 3 दशक बचे हैं. तो जब नारा दिया जाता है कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे, तो आप बिना नौकरी क्रिएट किए, बिना स्किल किए, असलियत है 6% लोग ही स्किल्ड हैं, ऐसे कैसे विकसित होंगे?
हम कुछ करेंगे तो विकसित होंगे ना। और महिलाएं हैं आपको विकसित करने के लिए। सिर्फ 29% ऑफ women aged 20 to 49 are employed in India. Are currently in the workforce participation, or compared to 50 to 70% in the world, even in developing countries. No country can develop without women being in the workforce participation and contributing to economy. तो हम कैसे कर सकते हैं आगे? एक तो हमने तय कर लिया है कि we have to take skill development very seriously and match jobs and also salaries. Look, we need decent jobs. We cannot, people are having 2 or less than 2 children today, इसलिए also उनको खाने के लिए पैसे नहीं है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। जो लोग 3 बच्चे करते थे वो आज 2 से भी कम करना चाह रहे हैं। तीसरा, सिर्फ स्किलिंग की बात नहीं है, एजुकेशन जो है उसमें हमें टेक्नोलॉजी भी लानी है। देखिए, आज कोई भी जॉब हो, फ्रॉम मिनिमम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टू हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉब्स नीड टेक्नोलॉजी। व्हाट आर वी डूइंग? We are doing very little. We keep saying, oh, girls have less access to tools, they have less access to phones and internet and so on. But I keep saying there are millions of girls who have access. Let's worry about them while we worry about those who do not have access to tablets or phones, etc. So technology bhi hame lani hogi, training, and we have the ability, capability to do it. Third, I want to say the private sector. The private sector can play a role in doing skilling, not just on the job training, but they should be, this is their business. They've done it successfully for their jobs. Maybe there are certain things, with all due respect to governments cannot do. Recognize you have failed. If railways and airports can be run by the private sector, why can't skill development be run by the private sector transparently and in collaboration with the government? So what we can't do, let's look for alternate ways of doing it. And women. अब पूनम जी, अब आप कह रही हैं प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्किल डेवलपमेंट करे, फिर ये होगा कि सब कुछ आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया, अब प्राइवेट वही स्किल डेवलप करेगा जितना उसको मतलब है। नहीं, मुनाफा जो है वो मायने रखेगा ना प्राइवेट सेक्टर के लिए। आई एम सेइंग अंडर CSR, मैंने शुरू करी थी ना बात, वो जो 2% CSR के लिए वो दे रहे हैं। हम एनजीओ को वैसे भी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है पैसा ना मिले। अरे एनजीओ को पैसा ना मिले कोई बात नहीं, हमारी एटलीस्ट यूथ स्किल हो तो आप वो 2% उनको दिलवा दीजिए ट्रेनिंग के लिए। If the private sector is mandated, and there are enough, okay, Sanket, not everybody will do it honestly, but I expect that some of them, Tatas, Azim Premji, Infosys, ye log sab karenge with greater integrity and honesty, and let's have incentives where awards are given, whatever recognition to the private sector. But we can, if we can enforce the private sector, इतनी enforcements India में है on the private sector, plus this 2% giving for a social sector which is not doing a great job, because there is a mismatch of what India needs and what the private sector is thinking in terms of their CSR. बहुत ही problems हैं और staff भी नहीं है. We don't have trained staff for using in this for people to hire in the private sector for their 2% CSR. तो ट्रेनिंग अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं 10 skills that will create X number of jobs, होटल इंडस्ट्री देख लीजिए या टूरिज्म देख लीजिए, everybody says tourism India is underutilized but it is still growing. Why can't just in tourism, there is such a shortage of guides, there's a shortage of infrastructure for tourism in India. Why can't we have create the infrastructure in tourism by training people to do their jobs? I health ले लीजिए, आप हमें health में दीजिए skilled people. They will have government's biggest failure in being able to run the public health system is the shortage of human resources. ये कैसी contradiction है इस देश में
shortage of human resources and shortage of jobs and shortage of skills. It has to be taken seriously and on a पूनम जी मैं emergency. चाहूंगा ये जो आखिरी बात आपने बोली है कि ये कैसा विरोधाभास है, कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है इस देश में, वो बात आप दोहरा दें। ये कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है इस हमारे देश में जहां लोग नहीं मिलते हेल्थ सेक्टर के लिए, इतने सेक्टर्स के लिए जॉब्स में हमारे पास वी डोंट हैव स्किल्ड पीपल एंड वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। घर में इवन अनस्किल्ड वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमें नहीं trained people मिलते and yet we have so much joblessness. ये contradiction नहीं है तो क्या है? ये तो एक बहुत ही अजीब सा neglect है जो हमने किया है अपने देश में। हम इसको प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर रहे? ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है जब हमें आंकड़े और डेटा हमारे पास है, और आज नहीं, हमारे पास 10 साल पहले थे ये आंकड़े, 20 साल पहले थे, हमें मालूम था हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर हमारी एस्पिरेशन है, हमारी गवर्नमेंट की एस्पिरेशन आई थिंक बहुत सिंसियर है कि हम विकसित भारत देश बनना चाहते हैं, पर वो विकसित बनने के लिए क्या क्या हमें करना होगा, क्या प्रायोरिटाइज करना होगा, हम उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। हम तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी देश है, स्कीमिंग है, स्कीम पे स्कीम चलाते हैं, इन स्किल्स, इन मेनी अदर, you know, Ankit, 40 years ago I used to cry because every woman was taught tailoring and the men went into the market. Women used to stitch at home. When women were trained to do it as a job, who was in the market? The man was the tailor in the market. हाँ, हम उससे सीखे नहीं है क्या? हम स्कीम पे स्कीम चलाए जाते हैं, मसाला बनाना ये वो। Why can't we do a serious job of skill development in a country where we have so many entrepreneurs? Let's have a skill development council where at least those industries that will see this as a responsibility towards Viksit Bharat. अरे हमारे प्रधानमंत्री जो भी चाहते हैं उनको मिलता है इंडस्ट्री से, तो वो तो मांग सकते हैं। हमारी तो ये स्थिति है। फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, वो क्यों नहीं मांग रहे कि प्राइवेट सेक्टर ट्रेनिंग करे? 20 million people per year should be trained by a private sector. अगर प्राइम मिनिस्टर मैंडेट करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि नहीं वो करेंगे। क्यों नहीं करते प्राइम मिनिस्टर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूनम जी। अब सोचिए, इतना मैंडेट होने के बाद भी अगर इन विरोधाभास से ही हम जी रहे हैं, तो फिर अब 30-33 साल बचे हैं मैकेंजी की रिपोर्ट के हिसाब से। पूनम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि देखिए 33 साल बहुत कम होते हैं, खासतौर से जब आपके पास ये जानकारी 20 साल तो गंवा दिए, अब आपके पास 33 साल और हैं। 33 साल कम भी हैं, इट्स लाइक अ काउंटडाउन, लेकिन 33 साल कम भी नहीं होते। हमने बहुत सारे ऐसे देश देखे हैं जिन्होंने 10-10 साल में उन्होंने अपना काया पलट कर दिया है। साउथ कोरिया, सिंगापुर, कुछ उदाहरण दे दीजिए। सिंगापुर में हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है, आयरलैंड इज अ 50-year-old स्टोरी वेयर यंग पीपल जो जब थे उन्होंने अपना डिविडेंड एकदम अचीव किया बाय स्किलिंग एंड क्रिएटिंग जॉब्स। हम लोग 20 साल पहले आयरलैंड का उदाहरण देते थे, अब आयरलैंड को हम भूल गए हैं, पर अभी सिंगापुर and South Korea, there is an example. They are very good examples, and Singapore is known to have turned its country around within one 10-year decade. I mean, 10 years is a long time, frankly, to invest, get the dividends. और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये 33 years is more for the north. South में और भी कम साल हैं, बट वहां की चीफ मिनिस्टर क्या करे? महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अरे, इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ऑल्सो यू हैव एन एजिंग पॉपुलेशन, तुम कह रहे हो बच्चे और करो। ये कैसा आंसर है टू एजिंग पॉपुलेशन?
उनका साहब का प्रॉब्लम है एजिंग, उन्होंने यही रेज किया, पर बोले बच्चे और पैदा करो। अरे भैया, आप एजिंग के लिए वी कैन ऑल्सो क्रिएट working opportunities which Japan has done, many others for people above the age 60. देखिए, केयर इकोनॉमी, हेल्थ इकोनॉमी, सबसे ज्यादा खर्चा होगा जब लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो हम क्यों ना जेरियाट्रिक केयर, अभी से हम हेल्थ केयर अपने जवान लोगों की, या पीपल हु आर इन देयर 40s, बिटवीन 40 and 60, let's get them healthy. NCDs are overtaking us. Diseases like blood pressure, anemia is a big issue in India, which I will come to. But before anemia, diabetes. Why don't we control, treat, monitor people so that the expenditure which US and other countries are experiencing, जो last stage में बहुत high health expenditure होता है, we can prevent that. Anemia is something all of us complain about. Workers, skilled workers and unskilled workers, whether they are in our home or on the roadside or taxi or wherever we go. You know why people aren't able to work efficiently? It's not because Indians are not efficient. हमारा anemia जो इतना low malnutrition है, that brings down our productivity tremendously. Why have we not done anything? We know 60% women, and now boys are getting more anemic. So therefore, we need a country and a government that is focused on the real issues. अगर आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा और प्रोग्नोसिस ठीक नहीं होगा, आप ठीक कैसे होंगे? अब ये देखिए, प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस है, वी हैव ओल्ड पॉपुलेशन, हमें उनके लिए वरी है, वी हैव एजिंग पॉपुलेशन इन Andhra Pradesh, but our solution is the medicine is let's have more children, and women are not a switch you can put on and off. ये realize करना चाहिए politicians को. Other thing they must realize is that the aspirations of young people in India, especially women, are very high today. They want to marry late, they want to study, they want to work, और एक बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना उनको, बिल्कुल नहीं बनना। और गवर्नमेंट को ये, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स को ये रिकग्नाइज कर लेना चाहिए कि रिकग्नाइज तब करेंगे ना जब थोड़ा सा फ्यूडल माइंडसेट अपना दूर करेंगे। ये तो मठाधीश की तरह बैठ करके आप कोई फैसला सुना देते हैं कि ऐसा कर दो कि महिलाएं तो सुनी लेंगी, वो जमाने लद गए। खैर पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। 33 साल हैं हमारे पास, 33 साल कम भी नहीं होते, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं होते। काया पलट की जा सकती है। अब तक हमने क्या किया है, शायद हम वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं जो हमें 33 साल में विकसित बना दे, खास तौर से आबादी का इस्तेमाल करके। लेकिन क्या हम आगे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करेंगे या नहीं वो हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।